फर्स्ट चैप्टर का मैंने क्विक रिकैप करा दिया है। अब हम आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस पूरे चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि 10-15 मिनट में ही पूरा चैप्टर आपको क्विक रिवीजन की तरह कंप्लीट करा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर मेरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या क्या इसमें रिवाइज कराएंगे आपका, वो है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, फिर आपका आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, फिर आता है डेप्रिसिएशन, एनआईटी, एनएफआईए। ये सारे टॉपिक को अब हम क्विक रिकैप में आपको कंप्लीट करके देंगे। तो चलिए एक फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, विच इज डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी लेमैन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो बोलेगा कि जो बाउंड्री बनी हुई है इंडिया की वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। बट अगर एक इकोनॉमिस्ट से पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वो क्या बोलेगा, वो देखिए यहां पे लिखा है, डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इन लेमैन्स लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बने हुए हैं, जो पॉलिटिकल बाउंड्री बनी है, लेमैन वही बोलेगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या बोलेगा, however for the purpose of national income accounting it is used as a wider sense। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पर्पज से अगर हम देखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी तो वो एक वाइडर सेंस में एक्सप्लेन की जाती है। तो क्या क्या आता है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या बोला है, पॉलिटिकल बाउंड्री तो है ही साथ और भी कुछ चीजें इंक्लूड होंगी। वो कौन सी चीज है, तो इसमें फर्स्ट दिया है शिप्स एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। शिप्स और एयरक्राफ्ट जो 2 और मोर कंट्रीज के बीच में ऑपरेट करती हैं, अगर कोई नॉर्मल रेजिडेंट उसको यूज कर रहा है या चला रहा है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। फिर आता था हमारा शिपिंग, ऑयल वेसल्स, फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल रिग्स हो गए, ये सारे डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट के अंदर आते हैं अगर कोई रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट का अगर वो है तो। फिर आता था हमारा एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। हमारी कंट्री के जो एम्बेसीज हैं हमारी कंट्री की, वो अगर फॉरेन कंट्री में स्टैब्लिश्ड है, बनी हुई है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। इसी तरह हमारे यहाँ जो उनका बना हुआ है वो उनका हो जाता था। तो ये आपको हमने समझाया था टॉपिक जब पढ़ाया था। तो एक क्विक रिकैप हो गया हमारे की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। इसी के साथ इसमें कौन सी चीजें नहीं इंक्लूड होती हैं वो भी हमने बताया था आपको। अगर आपको पूरा जो भी टॉपिक हम रिवाइज करा रहे हैं उसमें कुछ आपको टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइएगा, वहां डिटेल में भी मैंने अलग से एक टॉपिक पे वीडियो बना रखा है। तो हम क्विक रिकैप पे आते हैं वापस। तो इसमें कौन सी चीजें नहीं इंक्लूड होंगी डोमेस्टिक टेरिटरी में, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री का जो हमारे यहाँ एम्बेसी जो बनी है, हमारे यहाँ जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बने हुए हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते हैं। वो जिस कंट्री का हमारे यहाँ बना हुआ है उसका माना जाता है। तो ये तो बहुत ईजी था। सेकेंड आते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, अभी हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में बताया कि ये सारी चीजें अगर नॉर्मल रेजिडेंट की हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है तो उसको समझते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। नॉर्मल रेजिडेंट एक इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है और कोई कंपनी या फर्म या इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है, दोनों इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन the country and whose center of economic interest lies in that country। जो एक कंट्री में रिसाइड कर रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है जिस कंट्री में वो रह रहा है उसी कंट्री में वो इनकम जनरेट कर रहा है, उसी में वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसी कंट्री में वो सेविंग्स कर रहा है। अगर ऐसा कोई जो इंसान है जो किसी कंट्री में रिसाइड कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है और सेविंग्स कर रहा है, तो ये सब कुछ अगर एक कंट्री में कर रहा है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा। हम यहां कमा रहे, बाहर भेज दे रहे हैं अपनी इनकम, नॉट नॉर्मल रेजिडेंट। तो ये हो गया सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो आगे देखते हैं द रेजिडेंट। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख लेते हैं, 2 पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया। द रेजिडेंट लिव्स और is located within the domestic territory। lives और located, lives मतलब इंसान के लिए बोला गया, located इंस्टीट्यूशन के लिए बोला गया। कहां रह रहा है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहा है, जिस टेरिटरी के अंदर है उस कंट्री का वो रेजिडेंट कहलाएगा। आगे दिए द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वो उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर करेगा तो उस कंट्री का वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। क्या है बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, ये 3 अगर करता है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो ध्यान रखना है, 2 पॉइंट है सिंपल से। कौन सी चीजें जो है नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर नहीं आएंगी, जैसे यहां दिया है पहला फॉरेन टूरिस्ट,
and visitor who visits India for recreation, holidays, medical treatment, study, sports, conferences, etc. अगर कुछ लोग कुछ फॉरेन से इंडिया में आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, रिक्रिएशन के लिए आ रहे हैं, अगर इन सब चीजों के लिए आ रहे हैं तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन जाएंगे अनलेस वो ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल करे तब। तो और भी चीजें हैं जैसे इसमें दिया है फॉरेन स्टाफ होते हैं, एम्बेसीज के डिप्लोमैट्स आते हैं जो इंडिया में, तो इन लोग को भी हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं बना लिया जाता है तुरंत कि आए और बन गए। उनको कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, वो कंडीशन क्या है वो आपके लेवल पे नहीं है अभी। आगे कह दिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में है WHO और UNO की, तो ये हमारे जो रेजिडेंट है उसमें नहीं काउंट किए जाएंगे। फिर हमारा इंप्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO के इंप्लॉय भी होंगे, हमारी कंट्री में WHO का ऑफिस है तो उसमें इंप्लॉय भी वर्क कर रहे होंगे, तो वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, ना वो हमारी कंट्री का ऑफिस वो कहलाएगा। हमारी डोमेस्टिक, हमारा जो नॉर्मल जो रेजिडेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो कहां का आएगा? यहां का नहीं आएगा, तो जिस कंट्री से वो आया है वो उसका कहलाएगा। ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने होते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट हमारा कंप्लीट होता है। और लास्ट पॉइंट है बॉर्डर वर्कर्स। तो बॉर्डर को जो क्रॉस करते रहते हैं डेली वर्क के लिए, जैसे नेपाल इंडिया के बीच में होता रहता है, कुछ लोग जाते हैं मॉर्निंग में इंडिया क्रॉस करते हैं, वर्क करते हैं, फिर इधर वापस आ जाते हैं प्रॉपर लीगल वे में। तो ऐसे लोग भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन जाएंगे अगर नेपाल क्रॉस करके इंडिया में आ रहे हैं फिर वापस चले जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए एक टेस्ट योरसेल्फ करके दिया हुआ है, इसमें हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला दिया इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन USA। इंडियन ऑफिशियल है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है और लेकिन वो USA में लोकेटेड है। तो हमने एक्सेप्शन में बताया था एम्बेसीज में जो भी काम कर रहा है, जिस कंट्री की एम्बेसी होगी उसका वो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। इंडिया का है, इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहा है, US में है, तो क्या हुआ? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल, लास्ट वाला भी देख लेते हैं। इंडियन मुस्लिम गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। हज पिलग्रिमेज के लिए जा रहा है, इंडियन को जा रहा है, तो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, वहां का नहीं बन जाएगा, वो घूम के वापस आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कंप्लीट, नॉर्मल रेजिडेंट कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फैक्टर इनकम ध्यान रखिएगा, पहले रीड कर लेते हैं। फैक्टर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इसके अगेंस्ट में जो इनकम जनरेट होती है वो फैक्टर इनकम होती है। तो लैंड के अगेंस्ट में आपका रेंट होता है, लेबर के अगेंस्ट में वेजेस और सैलरी, आपका लैंड, लेबर, कैपिटल में आपको इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्राइज में प्रॉफिट होता है। तो ये जो चार इनकम जनरेट होंगे इन्हीं को हम फैक्टर इनकम कहेंगे। इसको ये भी कह सकते हैं हम कि कुछ काम करने से जो पैसा मिले, फैक्टर इनकम कहलाएगा वो। तो ये सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको समझाया। तो ये फैक्टर इनकम क्या होती है आपको हमने बता दिया। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर फैक्टर इनकम। अब आते हैं ट्रांसफर इनकम। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये टू साइडेड इनकम भी कहलाती है क्योंकि हमने वर्क किया और रिटर्न में मुझे इनकम मिली। टू साइडेड इनकम के नाम से भी जानते हैं इसको। तो अब आते हैं, हमारा सेकंड था ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम कोई भी वर्क किए बिना मिलती है, मतलब एक तरह से सब्सिडी अगर मिल रही है तो आपने गवर्नमेंट के लिए कुछ काम थोड़ी ना किया है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने आपको गैस पे सिलेंडर पे सब्सिडी दे दी तो उसके अगेंस्ट में आप काम थोड़ी ना करने जाएंगे। ऐसी इनकम को हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। स्कॉलरशिप मिली, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है कि आप पढ़िए, हम पैसा दे रहे हैं, तो आपसे काम थोड़ी ना करवाएगी गवर्नमेंट की आप काम करिए तब हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसी इनकम तो हुई ना, लेकिन हमको तो ये ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो ट्रांसफर इनकम भी आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। आगे आते हैं, और एक और एग्जांपल दिया, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट मनी, ये सब हमारे ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, एक नीचे ध्यान से देखिएगा, ब्लैक में लिखा हुआ है, टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बन सकता है। जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं वो हमारा ट्रांसफर इनकम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर टैक्स किसी से कलेक्ट करेगी तो वो उससे जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी तो उस गवर्नमेंट ने कुछ काम तो करवाया नहीं है उससे कि तुमने ये काम किया तो हमें दे दो, ऐसा नहीं है। एज इट इज बिना किसी काम के पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है टैक्स के फॉर्म में, तो ये भी ट्रांसफर इनकम होती है गवर्नमेंट के लिए। ध्यान रखिएगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। अब आते हैं इसी में, सिमिलरली सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर जो गवर्नमेंट है सब्सिडी अगर दे रही है तो ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम कंप्लीट होता है। अब आते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, FCI। इस वर्ड से आप ध्यान रखिएगा, फाइनल गुड्स को हमने C कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट से क्लास करेक्टराइज किया, आपको एक्सप्लेन किया। F मींस फाइनल गुड्स, C मींस कंजम्पशन, I मींस इन्वेस्टमेंट।
फाइनल गुड्स को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से हम एक्सप्लेन करेंगे। FCI एक न्यूमोनिक मैंने बना दिया। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। देखिए FCI इस तरह आप याद रख सकते हो। तो किस लिए यूज किए जा रहे हैं? कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो जो भी गुड्स कंज्यूम होंगे डायरेक्ट तो कंजम्पशन फाइनल गुड्स कहलाएंगे उस कैटेगरी के लिए। तो पहले एग्जांपल से आपको इसको ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए हम अभी आपको पहले इंटरमीडिएट गुड्स समझाएं, फिर हम आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे। तो अभी हमने आपको फाइनल गुड्स बताए क्या होते हैं, जो आपके कंजम्पशन के लिए और जो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाए। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं, देखिए दिया हुआ है, आर दोज refers to those goods which are used either for resale और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो दोबारा बेचने के लिए या फिर उस पर और वर्क किया जाएगा, अभी फर्दर प्रोडक्शन होगा, तो ऐसे गुड्स को हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। अभी बीच में है, बाउंड्री क्रॉस नहीं किए हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री। तो ध्यान रखिएगा, रीसेल या प्रोडक्शन पर्पस के लिए अगर यूज किए जा रहे हैं, फर्दर प्रोडक्शन होगा उस पर, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, दोनों क्लैरिटी आ जाएगी। एक स्वीट शॉप वाला है, अगर वो मिल्क खरीदता है तो उससे स्वीट्स बनाएगा, तो ये गुड्स जो मिल्क उसने परचेज किया ये उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा, क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन होगा मिल्क पे। अगर वही मिल्क हम परचेज करें, हाउस होल्ड खुद कंज्यूम कर ले जाएगा, तो वो मेरे लिए वो मिल्क क्या होगा? फाइनल गुड्स। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग कैटेगरी नेचर पे डिपेंड होगा कि उसको कैसे यूज किया जा रहा है। अगर हमने खरीदा, अगर हम शॉप में अपने मिल्क का यूज करके आगे प्रोडक्शन करके स्वीट्स सेल कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में बन जाएगा। अगर वो हम पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर ले वही मिल्क, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड्स बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो नीचे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यही मिल्क का एग्जाम्पल है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पेपर परचेज बाय पब्लिशर। पब्लिशर पेपर परचेज करके क्या करेगा? उसको खुद तो कंज्यूम करेगा नहीं कि उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया, लेटर लिख कर दे रहा है, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? उससे बुक बनाएगा, फर्दर प्रोडक्शन के लिए वो यूज कर रहा है पेपर पब्लिशर, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। देखिए फोर्थ वाला देख लेते हैं, परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप वाला राइस क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसको दोबारा बेचना है, रीसेल। तो रीसेल वाले गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। आंसर इज इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे दिया हुआ है इसमें लास्ट वाला, मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर, रीसेल। साफ साफ दिख रहा है वो मोबाइल डीलर मोबाइल क्यों खरीद रहा है? दोबारा सेल करने के लिए। सो इट इज अ इंटरमीडिएट गुड्स। अब तो हमारे कंप्लीट होते हैं आपके फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब आते हैं हम अपने कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो इसके दो पार्ट्स हैं हमारे, क्लासिफाई किए गए हैं फाइनल गुड्स को। ध्यान रखिएगा, फाइनल गुड्स अभी जो आपने पढ़ा इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स के अंदर क्या था? FCI, कंजम्पशन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो उसी से यहां दो गुड्स भी निकाल दिए गए, आपका कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेट कर रहे हैं ये लोग। तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली मेरी जो भी वांट है, नीड है, उसको सेटिस्फाई करें। तो देखिए दिया है, कंजम्पशन गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स व्हिच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। तो सपोज ब्रेड परचेज की मैंने, तो मेरी डिमांड को डायरेक्ट फुलफिल कर देगा, तो ये कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में आएगा। फाइनल गुड्स तो है ही, उसके अंदर कौन सी कैटेगरी है? कंजम्पशन गुड्स। फिर इसी तरह आता है आपका कंजम्पशन गुड्स को, फर्नीचर हमने अपने घर के लिए खरीदा, फाइनल गुड्स हो जाएगा। तो फाइनल गुड्स कौन सा हो जाएगा वो हम आपको समझाएंगे अब, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स को डिटेल में। तो फाइनल गुड्स हमको पता है कौन से होते हैं, जो आपके कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट वाले पर्पस के लिए किए जाते हैं। तो इसको समझे कैसे? तो उसको समझने के लिए अब हम आपको समझा रहे हैं कि कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी कितनी होती है। कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी हम बताने जा रहे हैं। तो ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज, ये चार तरह के कंजम्पशन गुड्स होते हैं। एक बार हम फिर से रिकैप करा दें, फाइनल गुड्स पढ़ा था हमने। फाइनल गुड्स के अंदर कंजम्पशन गुड्स आते हैं और कैपिटल गुड्स आते हैं। अब कंजम्पशन गुड्स के अंदर हम वापस तीन कैटेगरी और बना रहे हैं, चार कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी है आपका ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो आपका 2-3 थोड़ा लंबे टाइम तक के चले हैं। जैसे आपने रेफ्रिजरेटर अगर खरीदा, ये तो है नहीं कि कल खराब हो जाएगा, 5 ईयर 6 ईयर चलेगा, तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल मतलब 6-7 यूज तो चली जाएगा, जैसे क्लोथ्स रेफ्रिजरेटर के लिए जितना तो नहीं चलता है, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर, 6 मंथ्स। तो इस तरह की जो कैटेगरी में आएंगे गुड्स वो सेमी ड्यूरेबल होंगे। ड्यूरेबल हो गया, सेमी ड्यूरेबल हो गया। अब आते हैं नॉन ड्यूरेबल।
एक बार यूज करते ही खत्म। टूथपेस्ट के जो पेस्ट निकलता है, एक बार यूज किया आपने, ब्रश किया, खत्म। ये नॉन ड्यूरेबल होते हैं। अब सर्विसेज भी तो होती हैं कुछ, वो भी हमारा आपका कंजम्पशन गुड्स के अंदर आता है। तो फोर्थ है सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? जैसे इंटरनेट सर्विस ली, हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, ये भी सर्विस है। तो ऐसी जो गुड्स होते हैं, गुड्स नहीं कहलाएंगे, इनको हम सर्विसेज नाम दे देते हैं। टच नहीं कर सकते ना मेरे जो पढ़ाने का, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, दीज आर सर्विसेज। तो कंजम्पशन गुड्स की 4 कैटेगरी कंप्लीट हो गई, ड्यूरेबल, आपका सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। अब आते हैं कैपिटल गुड्स की तरफ। तो कैपिटल गुड्स और दोज फाइनल गुड्स होते हैं, पता है हमें, विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें उसको यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हेल्प कर रहे हैं। मशीनरी गुड्स बनाने में हेल्प करती है, मशीन नहीं यूज हो जाती है, उसी में गुड्स नहीं बन के तैयार हो जाती। तो ऐसे गुड्स को हम कहेंगे आपका कैपिटल गुड्स। जैसे हो गया मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट। आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा यहां तक कंप्लीट कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बचा हुआ इस चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे।